तो क्या आप लोग को पता है कि साल 2014 में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में किस ब्रांड ने सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बेचे थे? तो जवाब है माइक्रोमैक्स। तो आजकल इंडिया और चाइना के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसमें से एक सवाल सबसे ऊपर से निकल के आ रहा है कि स्मार्टफोन मार्केट में इंडियन कंपनीज क्यों नहीं है। क्योंकि 2014 तक लगभग चीज़ें सही चल रही थी और एक टाइम पे तो माइक्रोमैक्स सैमसंग को पीछे छोड़ के नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद शुरू हुई और आज के टाइम पे तो इंडियन ब्रांड्स का नाम तक सुनाई नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ब्रांड्स अभी भी मार्केट में और ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इन ब्रांड्स का कोई भी नया स्मार्टफोन्स मार्केट में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला रीज़न है इनोवेशन का, और इस चीज़ में चाइनीज़ ब्रांड्स बहुत आगे निकल चुके हैं। पिछले कुछ सालों में चाइनीज़ ब्रांड्स में इतना कुछ इनोवेशन किया है जितना तो कभी सैमसंग या एप्पल ने नहीं किया होगा। जैसे कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, पॉपअप कैमरा, फ्लिप कैमरा। और आज की जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है ना, वो इनोवेशन के दम पे खड़ी है। जैसे कि फोल्डेबल फ़ोन, फ्लिप फ़ोन, डुअल स्क्रीन फ़ोन। और कुछ टाइम पहले फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती थी और आज वायरलेस फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। और कैमरा में भी इतने सारे इवोल्यूशन आ रहे हैं। तो ये सब करने के लिए चाहिए R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के पास R&D न तब थी, और आज के टाइम पे अगर किसी कंपनी को अपना R&D क्रिएट करना है तो उसमें पानी की तरह पैसा बहाना होगा। और दूसरे मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनीज पिछले 10 साल से इस पे काम कर रही है और उन्होंने इतना एक्सपर्टीज़ और इतने सारे पेटेंट्स होल्ड कर लिए हैं कि आज के टाइम पे उनसे टक्कर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मतलब अगर इंडियन कंपनीज को ऐसा कुछ करना है तो उन्हें अपने फ़ोन्स में ऐसी टेक डालनी पड़ेगी जो सीधा दूसरे फ़ोन से कम्पीट करे, और ऐसा कुछ करने की इंडियन ब्रांड्स ने कभी कोशिश ही नहीं की। बेसिकली वो करते क्या थे, वो चाइना जाते थे, वहाँ से किसी फ़ोन को उठाते थे और उसे रीब्रांड करके इंडिया में बेचते थे, और उन सारे फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट्स और आफ्टर सेल सर्विसेज की हालत बहुत ख़राब थी। और जो दूसरे रीज़न है ना, वो है प्रॉफिट मार्जिन। और ये इंडियन ब्रांड्स जब ऑपरेट करना शुरू किए थे ना, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था, लगभग 20 से 30%। और यही रीज़न है कि इंडियन स्मार्टफोन्स ओवर प्राइस थे। और इन सब में अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो वो है Xiaomi या फिर Realme का। और ये लगभग 5% प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, और इसी वजह से इनके फ़ोन्स कम से कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल फीचर्स देते हैं। जो अगला रीज़न है वो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से इंडियन कंपनीज को ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब इस प्रोजेक्ट का सीधा सा मोटिव ये है कि कोई भी बाहरी कंपनी अगर प्रोडक्ट्स को इंडिया में ला के असेंबल करे तो उसे टैक्स में छूट दी जाएगी, और इसी वजह से हमें मैक्सिमम कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। और कुछ टाइम पहले जब लाइफ आया था तो मार्केट में काफ़ी सारी वैरायटी के फ़ोन्स मिले थे, जैसे कि विंड, वाटर वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ टाइम बाद ये फ़ोन्स गायब से हो गए और आज के टाइम पे लाइफ का नाम भी नहीं सुनाई देता। हालांकि ये सब चाइनीज़ फ़ोन्स थे और इन सबको इंडिया में लाकर लाइफ का लोगो लगाकर बेचा जा रहा था। और जियो फ़ोन के साथ भी कुछ ऐसा ही केस था। और ऐसी बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो एक दो फ़ोन निकाल कर गायब हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे स्मार्टरॉन, फ्लिपकार्ट का बिलियन, अमेजोन के 10 और भी बहुत सारे ब्रांड्स। तो यार कंप्लीट मेड इन इंडिया वाले फ़ोन जिनके सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बने हो, ये अभी के टाइम में शायद इम्पॉसिबल सा है। लेकिन कुछ 5-7 साल बाद आपको शायद मेड इन इंडिया फ़ोन्स देखने को मिल जाए, लेकिन इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ रीजंस कि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स क्यों नहीं है मार्केट में। और फिलहाल आप मुझे बताओ कि आप कौन सा ब्रांड का स्मार्टफोन यूज़ करते हो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।